हेलो दोस्तों, मेरा नाम सतीश यादव है और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल आदर्श कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 त्वरित और भूकंप प्रकृति के दो भयानक रूप के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे और समझाएंगे और समझाते चलेंगे और आप लोग इसको सीखते चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है कि आप रोज की प्राकृतिक परिघटनाओं से परिचित ही हैं, पर कुछ घटनाएं हमारे जीवनचर्या पर गहरा प्रभाव डालती है। कुछ परिघटनाओं यथा पवन, चक्रवात, तूफान, बाढ़ आदि के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। इन परिघटनाओं का मानव जीवन, संपदा, प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इनसे बचाव की तकनीकों को सीखा है। इन परिघटनाओं के दुष्परिणामों को कम करने की कोशिश लगातार चल रही है। यानी कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक घटनाएं हैं, जैसे भूकंप का आना, त्वरित गिरना, किसी व्यक्ति का मौत हो जाना। इससे बहुत सारे जिससे धन जान हानि सभी का होता है, कम किया जा सकता है। अगर इसको हम लोग कम करना चाहते हैं तो ये जो त्वरित और भूकंप जो है, ये प्रकृति के दो भयानक रूप है। इसके बारे में लगातार चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। भूकंप आने से बड़े बड़े महल गिर जाते हैं। त्वरित आने से बहुत सारे पेड़ पत्ते पर गिरती है, पेड़ को प्रभावित करती है। प्लस में किसी इंसान पर गिर गया तो ख़त्म हो गया, किसी गाय भैंस जानवर वगैरह पर गिर गया तो जानवर भी ख़त्म हो जाता है। तो आगे हम पढ़ते हैं, बोल रहा है इसी के बारे में। यहाँ पे दे रहा है कि साधनों पर प्रभाव पड़ने के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इनसे बचाव की तकनीकों को सीखा है। इन परिघटनाओं के दुष्परिणामों को कम करने की कोशिश लगातार चल रही है, जिससे धन जन की हानि को कम किया जा सकता है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि त्वरित और भूकंप कितनी विनाशकारी प्राकृतिक परिघटना है। हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और मानव जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम कर पाने का हर संभव प्रयास करेंगे। यानी कि जो त्वरित और भूकंप है, बहुत ही विनाशकारी प्राकृतिक परिघटना है, जिसके बारे में हम लोग को जानकारी होना चाहिए। और इस जानकारी के कारण ही हम लोग अपने आप को क्या कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है त्वरित के बारे में। त्वरित क्या है? आम भाषा में हम लोग कह सकते हैं जो बिजली चमकती है, बिजली चमकने के जो चमकती है, गरजती है, तरजती है या गिरती है, उसे ही त्वरित कहा जाता है। त्वरित दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक भी होते हैं और कृत्रिम भी होते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि आपने पोल, बिजली के खंभे में लगे बिजली के तारों के बीच हिलने डुलने के कारण चमक एवं करकराहट उत्पन्न होते देखा होगा। जैसा कि घर में कभी कभी ढीले प्लगों को खोलते और लगाते समय स्पार्क के कारण चिंगारी उठते देखा होगा। उसी प्रकार क्या आपने अक्सर अंधेरे में ऊनी और पॉलिस्टर कपड़े उतारते समय चिट चिट की आवाज़ सुनी है या छोटी छोटी चिंगारी देखी है? क्या आपने अपने हाथों पर प्लास्टिक का स्केल रगड़कर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों में उसे सटाकर देखा है? तो ये हमारा त्वरित के बारे में बोल रहा है कि त्वरित एक ऐसा विनाशकारी जो है, बिजली के खंभे पर जो बिजली के तारे आपस में हिलने डुलने के कारण चमक या करकराहट उत्पन्न होता है, उसे ही त्वरित कहते हैं। या कभी कभी घरों में ढीले ढाले प्लगों को खोलते समय या लगाते समय चिंगारियाँ उठती है, उसे ही त्वरित कहते हैं। या हमारे आसमान में, आकाश में बिजली चमकता है बारिश के मौसम में, उसे ही त्वरित कहा जाता है। त्वरित बहुत ही भयानक चीज़ें हैं, बहुत ही विनाशकारी साबित होता है। यहाँ पे और बोला है कि आपने कभी ऊनी कपड़े और पॉलिस्टर कपड़े उतारते समय चिटचिट की आवाज़ सुनी है? तो चिटचिट की आवाज़ जो निकलती है, त्वरित के कारण ही दोनों धागे आपस में घर्षण करती है, उससे चिंगारी उत्पन्न होती है। क्या आपने अपने हाथों पर प्लास्टिक का स्केल रगड़कर कागज़ के छोटे टुकड़े को उसको सटाकर देखा है? ये सभी त्वरित का ही बारे में बता रहा है। आगे हम बताते हैं, आगे बोला है, प्रश्न उठता है, आखिर ये कागज़ के छोटे टुकड़े क्यों सटे? कपड़े उतारते समय चिंगारी क्यों निकली? आकाश में विशाल स्तर की चिंगारियाँ क्यों दिखती है? त्वरित भी एक विशाल स्तर की चिंगारी ही है। यानी कि त्वरित क्या है? त्वरित एक विशाल स्तर की ही चिंगारी है। यानी हम लोग जो देखते हैं छोटे स्तर के चिंगारी को देखते हैं, वो भी त्वरित ही है, लेकिन
जो भयानक तरित होता है वो विशाल स्तर की एक चिंगारी होता है, जैसे कि आकाश में बिजली का चमकना, घटा का गरजना, ये टोटल चीज़ जो है तरित ही है। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है कि प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों के कारणों को नहीं जानते थे और इसे प्राकृतिक का प्रकोप समझकर अंधविश्वासों में भयभीत रहा करते थे। यानी पुराने समय में लोगों को इन चिंगारियों के बारे में कोई जानकारी नहीं था, तो लोग प्राकृतिक का प्रकोप समझ करके अंधविश्वास में भयभीत रहा करते थे। हम अनेक क्रियाकलापों द्वारा यह जानेंगे कि रगड़ से विद्युत पैदा होती है। हाँ, ये बात सही है। अपने हाथों को रगड़ो, कुछ देर रगड़ने के बाद आप पाते हैं कि हाथ गर्म हो जाता है, तब विद्युत एक प्रकार उष्मा पैदा करता है, ऊर्जा पैदा करता है। तो रगड़ द्वारा विद्युत पैदा होती है और संपर्क में नहीं रहने के बाद भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। इस प्रवाह को विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। यानी जब किसी वस्तु को रगड़ने के कारण जो विद्युत पैदा होती है वो संपर्क में नहीं रहने के बाद भी एक दूसरे की ओर प्रवाहित होती रहती है, तो इस प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत उत्सर्जन कहते हैं, जिस कारण तीव्र प्रकाश चिंगारी के रूप में उत्पन्न होता है। सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक का यहाँ पे जिक्र किया गया है कि सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बादलों में रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत की उपस्थिति को दर्शाया। उन्होंने अपने पतंग में नुकीली चालक लगाया। पतंग की डोर रेशम की थी, नीचे डोर में एक धातु की चाबी बांध दी। पतंग जब बादल के पास गया तो वहां से विद्युत आवेश नमी युक्त रेशम के धागे से चिंगारी होकर चाबी में आया। जब बेंजामिन उस चाबी के समीप अपनी उंगली ले गए तो उन्हें झटका लगा और चिंगारी दिखी। यह अब तक पहली बार साबित हुआ कि आकाश में कड़क बिजली के कारण ही होता है और वह ज़मीन पर भी लाई जा सकती है। तो याद इस बात को ध्यान से समझना। बोल रहा है कि सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक जो था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया कि बादलों में रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत की उपस्थिति को दर्शाया। वो कैसे दर्शाया? उसने क्या किया कि एक पतंग को उड़ाया जिसका धागा जो था रेशम का था। किसका था? रेशम का धागा था। उसको बांध करके उड़ाया और उस नीचे जो रेशम का धागा आया हुआ था उसके डोर में एक धातु की चाबी बांध दी। जब पतंग जो है बादल के पास गया तो वहाँ से विद्युत आवेश नमयुक्त रेशम के धागे से संचारित होकर चाबी में आया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब उस चाबी के समीप अपनी उंगली को ले गया तो उसको झटका लगा और चिंगारी दिखी। तो इससे उसने यह स्पष्ट कर लिया कि आकाशों में जो कड़क उत्पन्न होती है वो बिजली के कारण उत्पन्न होती है और उसे ज़मीन पर भी लाया जा सकता है, उसने बताया। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है, परंतु आपको यह प्रयोग कदापि नहीं करना है क्योंकि पतंग से होकर बिजली की अत्यधिक मात्रा भी आ सकती है। हाँ, इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि इस प्रयोग को किसी बच्चे को नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि अधिक मात्रा में बिजली आ जाए और उसका मौत भी हो सकता है। क्योंकि बेंजामिन के प्रयोगों को पाने के लिए एक रूसी वैज्ञानिक रिचमैन ने इस प्रयोग को दोहराया। उनकी पतंग ने विद्युत की अत्यधिक मात्रा को खींच लिया जिसके झटके से रिचमैन फौरन स्वर्ग सिधार गए, परंतु इस बलिदान ने त्वरित चालक की आवश्यकता और आविष्कार की सोच को जन्म दिया। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि इस प्रयोग को कदापि नहीं करना चाहिए क्योंकि एक रूसी वैज्ञानिक थे रिचमैन, उन्होंने क्या किया कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोगों को दोहराया और उसने जब ऐसे किया और छुआ तो उस पतंग के डोर से इतना अत्यधिक मात्रा में करंट आ गया जिससे झटका लगने पर रिचमैन को मौत हो गया और रिचमैन सीधे फौरन ही स्वर्ग सिधार गए। इसीलिए ये दोनों वैज्ञानिकों के बलिदान ने त्वरित चालक की अवसर और आविष्कार को भी जन्म दे दिया। आगे देखते हैं। आगे है रगड़ से आवेश। आगे है रगड़ से आवेशन क्रियाकलापन। आप अपने एक मित्र अथवा भाई को जाड़े की शुष्क रात में स्वेटर पहनाकर प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठाइए। उसे चप्पल भी पहनने रहने को कहिए। अब सूखी गमछी अथवा तौली से कुर्सी की पीठ को धीरे धीरे पीटिए या रगड़िए। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि उसमें क्या आएगा? रगड़ के कारण आवेश उत्पन्न होगा और आवेश पर टेस्टर ले जाने से शरीर
पर ही करेंट टेस्टर का बल्ब जलेगा। देखिए थोड़ी देर तक ऐसा करने के बाद आप टेस्टर उसके शरीर में सटाइए, टेस्टर का बल्ब जल उठेगा। यदि कमरे में अंधेरा हो तो यह प्रयोग और भी रोचक हो जाएगा। यदि आप उसके शरीर के पास उंगली ले जाएंगे तो नीली अभियुक्त चिंगारी दिखेगी और चिट चिट की आवाज़ भी होगी। आप हल्का झटका भी महसूस करेंगे। ऐसा विद्युत आवेश का आपकी शरीर की ओर प्रवाहित होने के कारण होगा। तो ये भी हो सकता है, रगड़ द्वारा आवेशन का एक उदाहरण है। अच्छा, यहाँ पे बताया सावधानी भी बोला है। क्या बोला है कि कुर्सी के पीठ को अधिक देर तक मत पीटिए, इससे अत्यधिक आवेशन का भय रहता है। नंगे पैर रहने से आपको तेज झटका भी हो सकता है, लग सकता है और आप मर भी सकते हैं। इसलिए इस प्रयोग को कदापि नहीं करना चाहिए अधिक देर तक। ठीक है, आगे बताते हैं। आगे है, आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने हाथ टीवी स्क्रीन के पास ले जाते हैं तो आपके रोम क्यों खड़े हो जाते हैं? क्रियाकलाप 2। निम्नलिखित तालिका में दी गई वस्तुएं तथा पदार्थ एकत्र कीजिए। उस वस्तु के नाम के सामने अंकित पदार्थ से रगड़कर आवेशित कीजिए और अपने अवलोकन को नोट कीजिए। आप इस तालिका में और भी वस्तुएं तथा पदार्थ जोड़िए। यहाँ पे क्या दिया है? तो यहाँ पे दिया है उस वस्तु का नाम, इसमें दिया है वस्तु जिसे रगड़ना है, पदार्थ जिससे रगड़ना है, कागज़ के छोटे टुकड़े, अन्य छोटे कण, भूसी आदि को आकर्षित करती है या नहीं करती है, आवेशित है या अनावेशित है। ये तो देखिए खली रिफिल, इसको पॉलीथीन, ऊनी या कपड़ा तौलियों से रगड़ने पर यह क्या करेगा? किसी कागज़ के छोटे टुकड़े को आकर्षित करेगा। तो हाँ, और यह अनावेशित है कि आवेशित? तो देखिए आवेशित होने के कारण ही वो आकर्षित कर रहा है, तो यह आवेशित हो जाएगा। गुब्बारा, पॉलीथीन की ऊनी, कपड़ा, सूखा बेल रगड़ने पर ये भी आवेशित होगा और तहाँ और ये आवेशित होगा। ऐसे करके भर देना है। फिर रबर, ऊन, इसको भी करने पर वही क्रिया होगा। हाँ, और यह आवेशित है। स्टील का चम्मच, पॉलीथीन, ऊनी कपड़ा, इसको भी रगड़ने से ये आवेशित होगा और इसमें लिखेंगे आवेशित। आगे चलते हैं। आगे है, अब आप इस बात के लिए उत्सुक होंगे कि सभी आवेशिकी प्रकार के हैं या अलग अलग प्रकार के, इसे किस प्रकार जाने। देखिए तालिका में अंकित कुछ वस्तुओं को दिए गए पदार्थों से रगड़कर आप इन तथ्यों को समझ सकते हैं। पहला, यदि वातावरण आर्द्र यानी नम हो तो ऐसे प्रयोग सफल नहीं हो पाएंगे। यानी वातावरण में जब नमी होता है तो ऐसा प्रयोग कभी भी सफल नहीं हो पाता है। क्रियाकलाप 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो क्रियाकलाप 3 है। क्रियाकलाप 3 दिया हुआ है कि 2 गुब्बारों को फुलाकर धागे से बांधकर इस प्रकार लटकाइए कि ये आपस में सटे नहीं, अर्थात इनके बीच थोड़ी दूरी बनाए रखिए। अब इन गुब्बारों को पॉलीथीन अथवा ऊनी कपड़े से रगड़िए और छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि गुब्बारे एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है। यानी कि कह रहा है कि 2 गुब्बारा को फुला दीजिए और उसको धागे से बांध दीजिए। ऐसा बांधिए कि वो सटे नहीं। तो देखेंगे कि जो दोनों गुब्बारा है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, क्योंकि ये दोनों में एक ही चार्ज है और एक ही चार्ज होने के कारण क्या करेगी? प्रतिकर्षित। अलग अलग चार्ज होने पर आकर्षित करती है। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है, इसी क्रिया को बेकार रिफिल पर दोहराइए। एक कांच के सूखे गिलास लीजिए, इसका उपयोग स्टैंड की तरह करते हुए एक बेकार रिफिल को पॉलीथीन से रगड़कर इसमें रखिए। ध्यान रहे कि रगड़ी गई रिफिल को हाथ से न छुए। अब दूसरी रिफिल पॉलीथीन से रगड़कर उसके पास लाइए। अपने अवलोकन को नोट कीजिए। क्या रिफिल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है? पुनः एक रिफिल को रगड़कर गिलास में रखिए और एक बैलून जो रिफिल से अलग पदार्थ की बनी होती है को पॉलीथीन अथवा ऊनी कपड़े से रगड़िए और उसे गिलास में रखें। आवेशित रिफिल के पास लाइए। क्या आप पाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? तो इस क्रियाकलाप को आप कर सकते हैं घर पे, जो बोल रहा है जैसे जैसे करना है। आगे हम यहाँ पे उसी क्रियाकलाप को यहाँ पे बताया गया है। एक गिलास में लेकर के रिफिल, जो बेकार रिफिल से एथी करके और इस बैलून को इसमें एथी हवा भर के इसके पास लाया जा रहा है। तो ये आवेशित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको दिखाया गया है। आगे हम देखते हैं। आइए, बोल रहा है
कि आइए इन तीनों क्रियाओं के अवलोकन पर विचार करें। पहला, समान पदार्थ से रगड़े गए गुब्बारे ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया, यानी कि समान गुब्बारे एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया तो उस पर कौन सा चार्ज होगा? हो सकता है प्लस प्लस हो अन्यथा माइनस माइनस हो, क्योंकि प्लस प्लस और माइनस माइनस जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ बोला दूसरा बात यह बोला कि समान पदार्थ से रगड़े जाने के कारण समान आवेश पाकर एक रिफिल ने दूसरे को प्रतिकर्षित किया, परंतु एक गुब्बारे और एक रिफिल ने असमान आवेश होने के कारण एक दूसरे को आकर्षित किया। यानी एक गुब्बारे पर अलग आवेश था प्लस होगा और एक रिफिल पर माइनस, तो दोनों प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और प्लस प्लस माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये होता है। यहाँ पे बोला है कि क्या अब हम यह कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं? हाँ, हम कह सकते हैं आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला प्लस और दूसरा माइनस। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश, जिसको पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज बोल सकते हैं। इसके बाद आगे दिया हुआ है, आगे बोल रहा है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, और यह निर्णय ले सकते हैं कि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो भी क्वेश्चन पूछेगा कि असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? तो आकर्षित, और समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? तो प्रतिकर्षित। ठीक है। मान्यता के अनुसार कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर यह धन आवेश अर्जित करता है। आप इसकी जांच भी आगे कर पाएंगे। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर यह धन आवेश उत्सर्जित करता है। याद रखना, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कौन सा आवेश मिलेगा? तो धन आवेश। क्रियाकलाप 4 कह रहा है कि अब पॉलीथीन से रगड़ी गई रिफिल को धागे से बांधकर लटका दीजिए और इसके समीप रेशमी कपड़े से रगड़ी गई कांच की छड़ लाइए। आप क्या पाते हैं? रिफिल और कांच की छड़ ने एक दूसरे को आकर्षित किया। अब आप कह सकते हैं कि रिफिल पर ऋण आवेश है रगड़ के कारण उत्पन्न आवेश उन्हीं दोनों वस्तुओं पर जमा रहते हैं, ये स्थिर होते हैं और स्वयं गति नहीं करते हैं। जब कोई अनावेशित अथवा सुचालक वस्तु उससे सटा दी जाती है तो आवेश उस सुचालक में प्रवाहित होने लगती है। हमने पिछली कक्षा में विद्युत के परिपथ के अनेक प्रयोग किए। उनसे प्रभावित होने वाली विद्युत धारा जिससे बल्ब जलता है अथवा वस्तु गर्म हो जाती है, वह कुछ और नहीं आवेशों का प्रवाह ही है। तो आवेशों का प्रवाह कैसे होता है? तो आवेशों का प्रवाह एक जगह से दूसरे जगह सुचालक वस्तु द्वारा होता है। अब सुचालक क्या है और कुचालक क्या है, ये भी बात आता होगा ख्याल में। तो देखिए, सुचालक उसे कहते हैं जब किसी पदार्थ का एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म हो जाए तो उसे सुचालक कहते हैं। सुचालक के कारण ही हम लोग अपने घरों में तार द्वारा एक जगह से दूसरी जगह करंट को ले जाते हैं। और कुचालक किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ का एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा नहीं गर्म हो तो उसे कुचालक कहते हैं। कुचालक के वजह से ही हम लोग कुछ जो चीज़ें होती है उसको बनाते हैं, जिसको आग के सामने ले जाने पर भी एक सिरा गर्म हो लेकिन दूसरा सिरा ना गर्म हो। जैसे लकड़ी हो गया, ये जितना सारा प्लास्टिक वगैरह हो गया, ये सब कुचालक है। आगे देखते हैं आवेशों का स्थानांतरण। तो आगे टॉपिक है आवेशों का स्थानांतरण। क्रियाकलाप 5। प्लास्टिक अथवा कांच की चौड़ी मुंह वाली पारदर्शी बोतल लीजिए। मुंह के साइज से थोड़ा बड़ा गत्ते कूट का टुकड़ा काट लीजिए। अब एक लोहे के पेपर किल को उल्टा कर ऊपर नीचे हुक जैसी संरचना बना लीजिए। एक सिरे को गत्ते में घुसाकर बोतल से ऊपर रखिए। दूसरे सिरे में 2 एल्युमिनियम की पत्ती का टुकड़ा इस प्रकार घुसाइए कि गत्ते के लंबवत रहे। अब आप पूर्व की भांति बेकार रिफिल को आवेशित कर हम क्या कर सकते हैं? तब कर पेपर क्लिप के गत्ते की ऊपर छोर पर सटाइए। देखिए कि एल्युमिनियम की पत्ती के टुकड़े पर कोई प्रभाव पड़ा। क्या पत्ती के टुकड़े ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया? अब आप रेशम के टुकड़े से रगड़ी गई कांच की छड़, रगड़ी गई बैलून आदि को
क्लिप के ऊपर हिस्से से सटाकर प्रेक्षण कीजिए। क्या हर स्थिति में पत्ती का एक टुकड़ा एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करता है? क्या आप यह कह सकते हैं कि आवेशित वस्तुओं को से आवेश सुचालक हुक से होकर एल्युमिनियम की पत्ती के टुकड़ों को आवेशित कर रहा है और समान आवेश होने के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है? तो जब किसी वस्तु पर समान आवेश होगा तो वो क्या करेगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। आगे देखते हैं, आगे है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं, इसकी जांच करने के लिए बनाई गई इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। तब विद्युतदर्शी किसे कहते हैं? तो कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं, इसकी जांच के लिए एक युक्ति बनाई जाती है जिसे विद्युतदर्शी कहते हैं। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि सुचालक वस्तुओं से होकर आवेश का स्थानांतरण होता है। अब आप कील के ऊपरी सिरे को अपने हाथों से छुआइए। आप देखेंगे कि पत्ती का टुकड़ा अपनी पूर्व की अवस्था में चला गया। इसका अर्थ है कि पत्ती के टुकड़े का आवेश आपके शरीर में आया और वह अनावेशित हो गया। यह आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला गया। इसीलिए देखिएगा कि घरों के ऊपर जो होता है, घरों के ऊपर एक भूसंपर्कन बना दिया जाता है, जिससे क्या हो, आवेश जब बिजली चमके और उस पर गिरे तो उस करंट को वो ले करके ऑब्जर्व कर दे और उसको धरती में ले जाके मिला दे। उसको अर्थिंग भी बोलते हैं। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भूसंपर्कन कहते हैं। ये भी याद रखना कि भूसंपर्कन क्या है। तो किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भूसंपर्कन कहते हैं। विद्युत परिपथ में किसी गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होने वाली आघात से बचने के लिए हम घरों में भूसंपर्कन की व्यवस्था करते हैं, यानी अर्थिंग की व्यवस्था करते हैं। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है त्वरित को जानिए। ये त्वरित है, इस पर देखिए प्लस प्लस चार्ज ऊपर है। ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस प्लस। नीचे माइनस माइनस चार्ज दिया हुआ है, लग रहा होगा। इससे पता चल रहा है कि जो प्लस है वो धनावेश इसको बोलते हैं और माइनस को हम लोग ऋण आवेश बोलते हैं। प्लस को धनावेश और माइनस को क्या बोलते हैं? माइनस को हम लोग ऋण आवेश बोलते हैं। प्लस को धनावेश और माइनस को ऋण आवेश बोलते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि तूफान के समय हवाएं तेज गति से ऊपर की ओर जाती है तथा वर्षा की बूंदें नीचे की ओर आती है। संघनित जलवाष्प बादल के रूप में रहता है। हवा से रगड़ के कारण आवेशों का पृथक्करण होता है। बादल के निचले हिस्से में अत्यधिक मात्रा में आवेश जमा हो जाता है। धरती के ऊपर हवा भी आवेशित होता है। जब संचित आवेशों का परिणाम अत्यधिक हो जाता है तो धनावेश और ऋण आवेश के बीच विद्युत प्रवाह के कारण चमकीली धारियाँ दिखती है और तीव्र ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसे हम त्वरित कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरित। देखिए, जब क्या त्वरित का परिभाषा पूछेगा कि त्वरित किसे कहते हैं, तो बताना है कि बारिश के दिनों में बहुत सारे तेज हवाओं के कारण अत्यधिक हवा होने के कारण धनावेश और ऋण आवेश के बीच विद्युत प्रवाह के कारण चमकीली धारियाँ दिखती है और तीव्र ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसे हम त्वरित कहते हैं। तो यहाँ से भी यहाँ तक लिख सकते हैं कि धनावेश और ऋण आवेश के बीच विद्युत प्रवाह के कारण चमकीली धारियाँ दिखती है और तीव्र ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसे हम त्वरित कहते हैं। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के लिए अलग से ही क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेकर के आएंगे। तो आप लोग अगर नोट करना चाह रहे हैं तो नोट भी कर सकते हैं, नहीं नोट करना चाह रहे हैं तो रहने भी देंगे। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिख के लाएंगे और प्लस में आप लोग का क्वेश्चन आंसर भी टोटल अभ्यास प्रश्न सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए आगे दिया है कि आवेशों के मिलने तथा पृथ्वी तक आ जाने की इस क्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। तब विद्युत विसर्जन किसे कहते हैं? तो जब दोनों आवेश एक दूसरे से मिलेगा और मिलने तथा पृथ्वी तक आ जाने और मिलने के कारण वो पृथ्वी पर आएगा। देखिए यहाँ मिल के और पृथ्वी पर आ रहा है, तो पृथ्वी पर आने की इस प्रक्रिया को हम लोग विद्युत विसर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विसर्जन। ये बिजली गिरने के कारण यहाँ दृश्य दिखाया गया है। आगे देखते हैं। अच्छा, त्वरित तो हम लोग जान गए कि त्वरित बहुत ही खतरनाक होता है। अब त्वरित से सुरक्षा कैसे? त्वरित से सुरक्षा देखिए, त्वरित या झंझा अथवा तूफान के समय खुले स्थान सुरक्षित नहीं होता है, तो खुले स्थान पर नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात कि किसी घर अथवा छत के अंदर किसी जगह ही सुरक्षित स्थान है, यानी घरों में रहना चाहिए
अगर घर में है या बस घर में ही रहना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए तरित या झंझा के समय। ठीक है, तरित को झंझा भी कहते हैं। यदि आप किसी बस या कार आदि में यात्रा कर रहे हो तो उसकी खिड़की या दरवाजे आदि बंद कर उसके अंदर ही रहना सुरक्षित है। ये भी बोला है कि यदि आप बस या कार में यात्रा कर रहे हैं तो आप उसकी क्या करें, खिड़कियाँ या दरवाज़ा बंद कर ले और उसके अंदर ही रहे, क्योंकि अंदर रहना ही सुरक्षित है। इसके बाद बोल रहा है कि यदि आप खुले मैदान में नहीं रहिए, खुले मैदान में नहीं रहिए, कभी भी खुले मैदान में नहीं रहिए। मकान की खुली छत, खेत अथवा बड़े वृक्षों के नीचे रखना चाहिए। मकान की खुली छत, खेत अथवा बड़े वृक्षों के नीचे नहीं रखना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे रखना मिस्टेक से हो गया होगा, रहना चाहिए होना चाहिए। यदि आप बगीचे अथवा जंगलों में है तो छोटे वृक्षों के नीचे शरण लीजिए, बड़े पेड़ों के नीचे नहीं रहना चाहिए। नहीं तो पता चला कि 12 पेड़ के नीचे हैं और 12 पेड़ के पर ज़्यादा तरित गिरता है, तब बड़े पेड़ों के नीचे भी नहीं छिपना चाहिए, छोटे वृक्षों के नीचे शरण लेना चाहिए। यहाँ पे और भी बातें बोला गया है। क्या बोला गया है, तो बोला गया है कि छोटे वृक्षों के नीचे शरण लीजिए। यदि खेतों या खुले क्षेत्रों में है तो सभी वृक्षों से काफ़ी दूरी पर खड़े रहे, जमीन पर न लेटे बल्कि जमीन पर सिमट कर नीचे बैठे अथवा सिकुड़ कर उकड़ू बैठना अच्छा है। यानी अगर आप खेत में हैं तो खेत में आप क्या रहें, जमीन पर सिमट कर नीचे बैठे और उकड़ू बैठना सबसे अच्छा होता है, सिकुड़ करके उकड़ू बैठ जाना चाहिए। बोल रहा है कि बिजली अथवा टेलीफोन के तारों या खंभों से दूरी बनाए रहना चाहिए। आप जानते हैं कि तरित एक विद्युत विसर्जन है, जहाँ पे उसको मिलेगा ऋणावेश या धनावेश, वहीं पे क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, विद्युत विसर्जन। आगे है कि किसी भी बिजली से चलने वाले उपकरणों को प्रयोग से बचाना चाहिए। अधिक सुरक्षा हेतु टीवी, कंप्यूटर आदि के प्लगों को निकाल देना बेहतर होगा। यानी कि अधिक सुरक्षा के लिए हमको क्या करना होगा, तो अधिक सुरक्षा के लिए बिजली से चलने वाले उपकरणों को बंद कर देना चाहिए। अधिक सुरक्षा है तो टीवी, कंप्यूटर आदि के प्लगों को निकाल देना चाहिए तरित के समय, इससे खतरनाक साबित हो सकता है। आगे बोला है, आगे उपाय यह है कि तरित झंझा के समय नदी, तालाब आदि में स्नान करना खतरनाक हो सकता है, तो तरित या झंझा के समय नदी में या तालाब में नहीं स्नान करना चाहिए। फिर बोला है कि वातावरण शांत होने पर ही सुरक्षित स्थान से बाहर आना चाहिए। यानी कि जब तरित खत्म हो जाए, जब आंधी तूफान वगैरह तरित या बारिश के मौसम खत्म हो जाए, तभी सुरक्षित स्थान से बाहर निकलना चाहिए। आगे है तरित चालक के बारे में। तरित चालक क्या है, तो देखिए तरित चालक यहाँ पे दिया हुआ है। ऊंची इमारतों, चिमनियों, भवनों एवं अन्य बड़ी संरचनाओं को तरित के प्रभाव से बचाने की सरल एवं कारगर युक्ति तरित चालक है। ये तरित चालक है और ये बिजली भवनों को या उपकरणों को तरित से बचाने का काम करता है। तरित चालक एक धातु की चालक छड़ होती है जिसे ऊंची भवनों की छत पर आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। अपने आवेशों में भू संपर्कन के बारे में जान लिया है। यही अवधारणा इसी युक्ति के निर्माण में सहायक हुई। भवन के सबसे ऊपरी हिस्सों में तरित चालक लगाया जाता है, जिसके ऊपरी सिरा नुकीली होता है। उस नुकीली संरचना से तांबे का पत्थर जोड़कर उसे जमीन के नीचे 3 या 4 फीट ले जाकर तांबे के प्लेट से जोड़कर मिट्टी से ढक दिया जाता है, जिससे इस पर अगर तरित पड़ेगा तो ऑटोमेटिक इस पर पड़ के और उस तांबे की पत्थर द्वारा सीधे कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी के नीचे। तो तरित को से सुरक्षा के लिए एक तरित चालक लगाया जाता है। बड़े बड़े भवनों, बड़े बड़े इमारतों में ऐसा तरित चालक लगाया जाता है, जैसा कि हम दिखा। आगे है इससे भवन, इमारतों आदि तरित सुरक्षित हो जाती है, क्योंकि इस तांबे की पत्थर से होकर आवेश पृथ्वी में चला जाता है। क्या बता सकते हैं कि क्यों तरित झंझा के समय इस तार को नहीं छूना चाहिए? घर में लगे पानी के पाइप को छूना भी आपको हानिकारक पहुंचा सकती है। यानी तरित के समय पे हम लोग को पानी के पाइप को भी नहीं छूना चाहिए, इससे हानि हो सकता है। अब देखिए भूकंप के बारे में। भूकंप क्या है, तो देखिए आपने बादलों की गड़गड़ाहट, तरित या झंझा, चक्रवात, तूफान, बाढ़, भूस्खलन, हिमपात आदि प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। उपयुक्त परिघटनाएं मानव सभ्यता को व्यापक
हानि पहुंचाती रही है। इन सबसे अतिरिक्त भी कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं हैं। आइए इन परिघटनाओं को मौसम संबंधी एवं भूगर्भीय परिघटनाओं में विभाजित कर एक तालिका बनाएं। तो देखिए भूकंप क्या है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पृथ्वी की जो धरातल के अंदर आपसी टकराव के कारण, प्लेटों के आपसी टकराव के कारण जहाँ पे कमजोर एथी होता है, भूमि रहता है, तब प्लेटों जब टकराती हैं तो पृथ्वी के हिलने डुलने की प्रक्रिया को हम लोग भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। आगे दिया गया तालिका में दिया है मौसमी संबंधी भूगर्भीय, चक्रवात, भूकंप, वर्षा, ये सब तुम्हारा भूगर्भीय जो है भूकंप है, और मौसमी संबंधी जो है प्राकृतिक घटनाएं जो है चक्रवात है, वर्षा है ना। आगे यहाँ पे दिया गया कुछ क्या दिया गया है, तो इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस तालिका को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। उपयुक्त परिघटनाओं में कुछ तो मानव सभ्यता के लिए लाभकारी है और कुछ अत्यंत विनाशकारी। विज्ञान एवं तकनीकों के विकास से हमने कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं की भविष्यवाणी करना सीख लिया है, जिससे हम धन जन की व्यापक हानि से कुछ बचाव कर पाते हैं। यानी कुछ कुछ ऐसे प्राकृतिक घटना है जिसकी भविष्यवाणी हम लोग करना सीख गए हैं विज्ञान के सहायता से। तब विज्ञान की सहायता से भविष्यवाणी करना सीख गए हैं तो उससे पहले ही पता चल जाता है कि होने वाला है, तो हम लोग उसको बचा सकते हैं ना। पर कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हैं जिसकी भविष्यवाणी अभी तक कर पाना संभव नहीं हो पाया है। इसमें एक परिघटना है भूकंप। भूकंप का अभी भी इसका परिघटना का प्राकृतिक घटनाएं जो है इसका परिघटना के भविष्यवाणी करना भी संभव नहीं हो पाया है। आगे देखते हैं कि भूकंप क्या होता है। तब भूकंप होने से क्या होता है, इसके प्रभावों को कम से कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आगे देखिए भूकंप। देखिए यहाँ पे भूकंप से कितना क्षति हुआ है। भूकंप से देख रहे हैं कि बहुत सारे जीवों का, बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग देख रहे हैं कि ढह गया है, बहुत सारी इमारतें ढह गया, सब जो है यह शहर का दुर्दशा बिगड़ गया है। तो भूकंप जो है बहुत ही विनाशकारी होता है। आगे देखिए भूकंप के बारे में यहाँ पे दिया गया है। बिहार में भयंकर भूकंप 1934 में बिहार में आया विनाशकारी भूकंप। यह आए दिन अखबार में आप लोग देखते होंगे, जब भूकंप आता है तो बहुत सारी खबरें निकलती है। तो 1934 में बिहार में आया विनाशकारी भूकंप। 1990 में आया भूकंप। 2001 में आए गुजरात में भूकंप आदि का फोटो जमा करने का प्रयास कीजिए। सितंबर 2011 में बिहार में आए भूकंप को आपने महसूस किया होगा। इसकी तीव्रता एवं केंद्र के संबंध में जानकारियाँ इकट्ठी कीजिए। भूकंप के स्रोत, भूकंप के क्या क्या स्रोत हैं इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए भूकंप क्या होता है। भूकंप क्या होता है। तो भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है जो पृथ्वी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप अक्सर आते रहते हैं पर हम हमेशा उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। कभी कभी जीवन तथा संपत्ति की क्षति पहुंचाती है, ऐसा क्यों। तो अगर पूछा जाएगा कि भूकंप क्या है, तो आप लोग यहाँ से बता सकते हैं कि भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है जो पृथ्वी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। यहाँ तक ले भूकंप का परिभाषा दे सकते हैं। भूकंप से हम लोग रक्षा कैसे करेंगे, यहाँ पे दिया गया है कि भूकंप के कारण, भूकंप आने का आखिर कारण होगा ना कुछ तो क्या कारण है। तो भूकंप के संबंध में प्राचीन काल से कई लोक कथाएं प्रचलित है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अतः इसके कारण समझने हेतु पृथ्वी की संरचना जानना जरूरी है। देखिए भूकंप के कारण को समझने के लिए पृथ्वी की संरचना, यह है पृथ्वी की संरचना, यह है पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी के अंदर ऐसे ऐसे प्लेट रहते हैं जिसको पृथ्वी के ऊपरी सतह को भूपर पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर पट्टी। तो यहाँ पे दिया गया है जैसा कि पृथ्वी की संरचना, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि पृथ्वी की परतों टुकड़ों में विभाजित है जिसमें प्रत्येक परत को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर धीरे धीरे गतिमान होती रहती है। गति के कारण ये कभी एक दूसरे से रगड़ खाती है अथवा एक दूसरे से टक्कर के कारण भूपरपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है और यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। तो भूकंप आने का कारण आप लोग को समझ में है कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेट रहते हैं। ये प्लेटें निरंतर गतिमान रहती हैं और ये गति करने के कारण
एक दूसरे से रगड़ खाती रहती है या एक दूसरे से टक्कर करती रहती है। टकराने के कारण ही भूपर्पट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है और यही विक्षोभ जो है पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। आगे देखते हैं। ये सब देखिए बहुत सारे प्लेट, टकराती प्लेटें के दृश्य, ये 2 प्लेटें हैं और ये ऊपर टकरा गई है ना। पृथ्वी के प्लेटों की गतियाँ, रगड़ती एवं टकराती प्लेटें। यहाँ पे आगे देखते हैं। आगे है पृथ्वी के भूपर्पट्टी पर कंपन, ज्वालामुखी के फटने, उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी के प्लेटों की गतियों के कारण आते हैं। जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र में होती है वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। रेडियो, टीवी और इंटरनेट से घर या मकान खरीदते या बनाते समय भूकंप जोन की जानकारी अवश्य प्राप्त कर ले। ऐसा विज्ञान आपने सुना होगा। भूकंप जोन से संबंधित भारत का मानचित्र आपके भूगोल की किताब में दिया गया है। उस मानचित्र में अपने राज्य की स्थिति का पता कीजिए और अपने राज्य में आपके ज़िले की स्थिति किस जोन में है इसी के पता करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे दिया गया है किसी भूकंप की शक्ति के परिणाम को रिएक्टर पैमाने में व्यक्त किया जाता है। यानी किसी भूकंप की शक्ति को किस में मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने में व्यक्त किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये एक लाइनर क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है। आगे दिया हुआ है, ये भूकंप मापी का चित्र है। भारत में भूकंप की सूची रिएक्टर पैमाने के माप के साथ। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि रिएक्टर पैमाने पर अधिक माप ज़्यादा क्षति पहुंचाती है, यानी जितनी अधिक माप होगा उतना ही ज़्यादा क्षति। प्रारंभ में भूकंप मापने की विधि मालूम नहीं थी। विज्ञान एवं तकनीकी विकास के क्रम में रॉबर्ट माइलेट, जॉन मिल, थ्रोइंग और ग्रे के सहयोग से सतह भूकंप मापी विकसित किया गया। तो पहले शुरुआती दौर में भूकंप मापने वाला कोई यंत्र नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिल करके, जिसमें रॉबर्ट माइलेट, जॉन मिल, थ्रोइंग और ग्रे के सहयोग से सतह भूकंप मापी को विकसित किया गया। भारत में मिल्स भूकंप मापियों का उपयोग प्रारंभ हुआ। 1905 में शिमला, मुंबई और कोलकाता की वेधशालाओं में थ्रोइंग भूकंप मापी लगाए गए। इसके बाद अन्य भूकंप मापियों का प्रयोग प्रारंभ। यह है भूकंप मापी का चित्र, सामान्य भूकंप मापी का चित्र यही है। अब हम तो भूकंप के बारे में जान गए कि भूकंप भी खतरनाक चीज़ें हैं। तो भूकंप से बचाव कैसे करेंगे? क्या आपने सोचा है कि गड्ढे वाली जगहों को भरकर तालाबों एवं पोखरी के समीप घर बनाने से क्यों बचा जाता है? देखिए, गड्ढे वाले जगहों पर को भर करके अब घर बनाने से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि वो तो थोड़ा सा भी भूकंप आने पर गिर जाता है। इसका कारण यह है कि वहाँ के प्लेटें जो होती है मिट्टी भरने के कारण कमज़ोर रहती है। वो तो पहले से वहाँ पे मिट्टी नहीं था और वहाँ पे मिट्टी भर के बनाए तो वहाँ की प्लेटें जो होती है कमज़ोर होती है, जिसके तहत वहाँ भूकंप हल्को भी भूकंप आने से वो गिर जाता है। भूकंप आने पर इन स्थानों पर बने घर जल्दी गिरते हैं। अब भूकंप रोधी घरों को बनाने की तकनीक भी विकसित हुई, जिसके अनुसार घर बनाकर भूकंप के व्यापक प्रभाव से बचा जा सकता है। अब ऐसा भी विधियाँ आ गया, ऐसा भी गतिविधियाँ विकसित हो गई है, तकनीक विकसित हो गई है कि ऐसा घर बनाएंगे जो भूकंप रोधी है। कितना हो भूकंप आएगा तो घर नहीं गिरेगा। इसके अलावा हमें भूकंप से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। यदि आप घर के अंदर हो तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए भूकंप से होने वाली? तो देखिए, किसी मजबूत चौकी अथवा पलंग के नीचे झटकों के रुकने तक छिपे रहिए। दूसरा, संभव हो तो अपने सर के ऊपर तकिया आदि जैसे चीज़ें रख लीजिए तथा घर के कोने में खड़े हो जाइए। तीसरी बात भूकंप से बचाने का यह है कि भारी वस्तुओं से दूर हटकर रहने का प्रयास कीजिए ताकि वे वस्तुएं आपके ऊपर ना गिरे। तब भूकंप से बचने के लिए अगर आप घर के अंदर हैं तो ये 3 उपाय कर सकते हैं। पहला यह कि किसी मजबूत चौकी अथवा पलंग के नीचे झटकों को रुकने तक छिपे रहिए। दूसरा यह कि संभव हो तो अपने सर के ऊपर तकिया आदि जैसे चीज़ें रख लीजिए तथा घर के कोने में खड़े हो जाइए। तीसरा यह कि भारी वस्तुओं से दूर हटकर रहने का प्रयास कीजिए ताकि वे वस्तु आपके ऊपर ना गिरे। यदि आप घर के बाहर हैं तो क्या करें? तो यदि आप घर के बाहर हैं तो भवनों, बिजली के तारों और वृक्षों से दूर खुले स्थान में लेट जाइए। ये आदि हमारा था। ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हमने क्या सीखा? तो यहाँ पे हमने ये सब सीखा। पहला
टॉपिक जो है हमने यह सीखा कि वस्तु को आपस में रगड़ कर आवेशित किया जा सकता है। दूसरा हमने यह सीखा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, धनावेश और ऋणावेश। तीसरा हमने यह जाना कि सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करती है। विकर्षित सजातीय मतलब सेम सेम एक दूसरे को विकर्षित या प्रतिकर्षित, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है। हमने यह भी जाना कि रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेश को स्थिर आवेश कहते हैं। रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेश को क्या कहते हैं, स्थिर आवेश। तो स्थिर आवेश का परिभाषा यहाँ से भी दे सकते हैं। चौथा हमने पांचवा यह क्या जाना, जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। इसके बाद हमने यह सीखा कि बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण त्वरित उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, त्वरित। इसके बाद त्वरित जीवन तथा संपत्ति को नष्ट करते हैं। त्वरित चालक घरों को त्वरित के प्रभाव से बचा सकता है। पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को भूकंप कहते हैं। तो भूकंप का परिभाषा भी यहाँ से दे सकते हैं। भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं हो सकी है। भूकंप से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए, जो कि अंदर हम बता दिए हैं कि कौन कौन से सावधानियां बरतनी चाहिए। आइए कुछ अभ्यास प्रश्न देखते हैं। अभ्यास प्रश्न ये जो रिक्त स्थान वाला है इसको आज ही बता दे रहे हैं, ठीक है। रिक्त स्थान वाला जो है इसको अभी हम बता दे रहे हैं। रिक्त स्थान वाला कौन कौन से प्रश्न हैं, तो रिक्त स्थान वाला जो प्रश्न है इसको अभी बता दिया जा रहा है। रिक्त स्थान में बोल रहा है पहला, सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, तो सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षण, अभी ऊपर हम बताए हैं, ऊपर से भी लिख सकते हैं आप, विकर्षण। विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, तो विजातीय आवेश एक दूसरे को करते हैं आकर्षण, आकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित। यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ इसका आंसर दिया हुआ है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करती है तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो ये पहला वाला और दूसरा वाला में ये भर सकते हैं, पहला वाला दूसरा वाला में। इसके बाद बोला है कि त्वरित चालक त्वरित से भवन की क्या करती है, तो रक्षा करती है। क्या करती है, रक्षा करती है। त्वरित चालक त्वरित से भवन की रक्षा करती है। भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है, तो भूकंप की तीव्रता का मापन जो है रिएक्टर स्केल से किया जाता है। किससे किया जाता है, तो भूकंप की तीव्रता का मापन जो है, भूकंप की तीव्रता का मापन हम लोग जानते हैं, ये क्या हो जा रहा है, भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल से किया जाता है, रिएक्टर स्केल से किया जाता है। तो इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं, आगे जो है 2, 3, 4, 5 जो क्वेश्चन इसमें है इसको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में लिखिए कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। और लाइक सब्सक्राइब ही मेरा एक एथी है, उत्साह बढ़ाने का प्रयास करेगा। आप लोग मेरा उत्साह बढ़ाइएगा तो हमें भी मन लगेगा और अच्छा वीडियो और भी बनाएंगे। और हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। हम यकीन दिलाते हैं कि 19 चैप्टर का टोटल साइंस हम पहले ख़त्म करके फिर मैथ का क्लास भी ख़त्म करेंगे, फिर हिंदी भी ख़त्म करेंगे, संस्कृत भी ख़त्म करेंगे, इंग्लिश भी ख़त्म करेंगे। टोटल सब्जेक्ट तुम लोग का ऑल सब्जेक्ट का ऑल चैप्टर तुम लोग का ऑल चैप्टर हम ख़त्म करेंगे, ऑल विषय, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।